नमस्ते। चलिए आज भारत के 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण पर एक नजर डालते हैं। आप इसे हमारी इकोनॉमी का एक तरह से सालाना हेल्थ चेकअप मान सकते हैं। ये हमें बताता है कि आखिर सब कुछ चल कैसा रहा है। और इस सर्वे का जो सार है, जो निचोड़ है, वो एकदम साफ है। पूरी दुनिया में चाहे जितनी भी उथल-पुथल मची हो, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है। एक कहानी है ये, लचीलेपन की। और इस मजबूती का सबसे बड़ा सबूत वो है इस साल की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि है एक बहुत ही शानदार 7.4%। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम 5 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि भारत का आर्थिक इंजन कितना मजबूत है, देश अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहा है, कौन से सेक्टर ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं, दुनिया के साथ हमारा व्यापार कैसा है और हाँ, भविष्य के लिए क्या तैयारी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर भारत की इस आर्थिक सफलता के पीछे कौन से मुख्य ड्राइवर्स हैं। अब देखिए, भारत की कहानी समझने से पहले दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। पूरी दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। जियोपॉलिटिकल लड़ाइयां बढ़ रही हैं, ट्रेड को लेकर तनाव है, और तो और जरूरी खनिजों के लिए होड़ मची हुई है। मतलब माहौल काफी अनिश्चित है। लेकिन इन सब ग्लोबल दिक्कतों के बावजूद भारत की ग्रोथ की कहानी थोड़ी अलग है। हमारी ग्रोथ बाहरी वजहों से ज्यादा हमारी अपनी अंदरूनी ताकत पर टिकी है। मतलब हमारे यहाँ लोग सामान खरीद रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन मजबूत है और कंपनियां जम के निवेश कर रही हैं। असल में यही दो चीजें हमारे आर्थिक इंजन को तेजी से दौड़ा रही हैं। अच्छा, तो इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन देश की तिजोरी का क्या हाल है? चलिए अब देश के फिनेंस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि सरकार और हमारे बैंकों ने अपनी नींव को कैसे मजबूत किया है। ये ग्राफ देखिए, ये सरकार के बजट मैनेजमेंट की कहानी बताता है। महामारी के टाइम पर जो फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार के खर्चे और कमाई का अंतर, वो जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गया था। बहुत ज्यादा। लेकिन अब देखिए, इस साल ये घटकर सिर्फ 4.4% पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सुधार है। सरकार के फाइनेंस तो सुधरे ही हैं, लेकिन एक और जबरदस्त वापसी की कहानी है, और वो है हमारे बैंकिंग सेक्टर की। अगर कुछ साल पीछे जाएं, तो हमारे बैंकों पर खराब कर्जों मतलब एनपीएस का बहुत बड़ा बोझ था। ये आंकड़ा लगभग 11.5% के पीक पर था। लेकिन आज ये गिरकर सिर्फ 2.2% रह गया है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि अब हमारे बैंक कहीं ज्यादा हेल्दी हैं और इकोनॉमी में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ एक और मजेदार बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार की जो टैक्स से कमाई हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा अब डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, करीब 59%। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी और फॉर्मल हो रही है। चलिए अब इकोनॉमी के इंजन रूम में चलते हैं, मतलब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो असल में इस ग्रोथ को पावर दे रहे हैं। तो परफॉर्मेंस कैसी रही है? देखिए, सर्विस सेक्टर 7.2% की ग्रोथ के साथ दुनिया में सबसे आगे है। इंडस्ट्री, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, 9.13% की शानदार रफ्तार से बढ़ रही है। एग्रीकल्चर भी स्थिर है और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ तो कमाल ही हो गया है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन 30 गुना बढ़ा है। 30 गुना। और ये जो सर्विस सेक्टर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो शहरी भारत की लाइफलाइन है। शहरों में मिलने वाली हर 10 में से 6 से ज्यादा नौकरियां इसी सेक्टर से आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देश के अंदर की कहानी तो हमने देख ली। अब जरा बाहर देखते हैं, दुनिया के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। मतलब हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है। भारत की ट्रेड स्टोरी के दो पहलू हैं और ये बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ है हमारा गुड्स ट्रेड, मतलब सामान का लेन देन। यहाँ हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, तो हमें लगभग $248 बिलियन का घाटा है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा सर्विस ट्रेड, और यहाँ हम एक पावर हाउस हैं। सॉफ्टवेयर, आईटी, हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं कि हमें $151 बिलियन का सरप्लस है। ये सरप्लस उस घाटे को काफी हद तक बैलेंस कर देता है। तो जब हम इन दोनों गुड्स और सर्विसेज को मिलाते हैं, तो हमें मिलता है करंट अकाउंट डेफिसिट या सीएडी। और हमारी सर्विसेज की ताकत की वजह से ये घाटा जीडीपी के सिर्फ 0.8% पर है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल है। मतलब कोई चिंता की बात नहीं।
और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास $700 बिलियन से भी ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये एक तरह का सेफ्टी कवच है। अगर दुनिया में कोई भी आर्थिक संकट आता है तो ये हमें बचाता है। ये इतना पैसा है कि हम अपने 11 महीने का इंपोर्ट बिल आराम से चुका सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, भविष्य की तैयारी। चलिए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों पर कैसे निवेश किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये वो सरकारी खर्च है जिससे देश में एसेट्स बनते हैं, जैसे सड़कें, पोर्ट्स। एक दशक पहले ये सिर्फ 3.2 लाख करोड़ था और आज ये बढ़कर 15 लाख करोड़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। और ये पैसा सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका असर जमीन पर दिख रहा है। देश भर में हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बंदरगाह और रेलवे मॉडर्न हो रहे हैं। ये सब मिलकर आने वाले कल की ग्रोथ की मजबूत नींव रख रहे हैं। लेकिन भविष्य सिर्फ सड़कों और पोर्ट से नहीं बनता, लोगों से बनता है। और यहाँ भी अच्छी खबर है। पिछले 10 साल में शिशु मृत्यु दर 37% कम हुई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अब 70 साल से ज्यादा है। और एजुकेशन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 29% तक पहुंच गया है और 2030 तक स्कूलों में 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य है। और अब बात करते हैं एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। भारत अब जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। ये हमारे हाईटेक भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत पिलर है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक तरफ भारत हाईटेक भविष्य बना रहा है, एआई को अपना रहा है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी विशाल आबादी है जिसके लिए नौकरियों की जरूरत है। तो सवाल ये है कि भारत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये वो चुनौती है जिसका जवाब आने वाले सालों में भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।